क्या आपने कभी सोचा है कि बफेलो मीट इतना जूसी और स्वादिष्ट क्यों होता है? क्या आप यकीन करेंगे कि इस मांस के पीछे न सिर्फ भैंसों की अनोखी परवरिश बल्कि एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री प्रोसेस भी छुपी है जो कि इसे दुनिया भर में मशहूर बनाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बफेलो फार्मिंग और उससे बनने वाले मांस की, जिसे पालने से लेकर आपके प्लेट तक पहुंचाने तक का सफर किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे लाखों भैंसों को पाला जाता है, कैसे एक छोटा सा बछड़ा करोड़ों के व्यापार में बदल जाता है और कैसे फैक्ट्रियों में इस मीट को प्रोसेस करके उसको रेस्टोरेंट्स और घरों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और देखते हैं कि बफेलो मीट इतना खास क्यों है। भैंस पालने की शुरुआत होती है बछड़ों की देखभाल से, जो कि एक साइंटिफिक और बेहद ही सावधानी भरा प्रोसेस है। जब भैंस के बछड़े पैदा होते हैं तब उनको तुरंत खास तौर पर डिजाइन किए गए इंडोर शेल्टर्स में रख देते हैं। ये शेल्टर्स न सिर्फ उन्हें बारिश, ठंड और तेज धूप से भी बचाते हैं, बल्कि अंदर का तापमान और नमी भी कंट्रोल किया जाता है ताकि बछड़े बीमार ना पड़े। जन्म के बाद पहले कुछ हफ्तों तक उन्हें माँ का दूध यानी कि कोलोस्ट्रम दिया जाता है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है और वो इन्फेक्शन से लड़ने में केपेबल हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी डाइट में हाई क्वालिटी घास यानी कि हे और सोयाबीन, राइस ब्रान, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर स्पेशल फीड शामिल किए जाते हैं, जिससे कि उनकी मसल डेवलपमेंट और बोन ग्रोथ बेहतर होती है। लगभग 3 से 4 महीनों तक ये बछड़े इन शेल्टर्स में रहते हैं, जहां पर उनकी हर जरूरत जैसे कि साफ पानी, उचित ऑक्सीजन लेवल और हेल्दी एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है ताकि ग्रोथ ऑप्टिमल हो। इस दौरान रेगुलर वेटरनरी चेकअप होते हैं, जिससे कि किसी भी पोटेंशियल बीमारी या फिर इन्फेक्शन को तुरंत पकड़ा और ट्रीट किया जा सके। अगर इन शुरुआती महीनों में बछड़े पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं तो उनका वजन भी तेजी से बढ़ता है और यही आगे चलकर मीट यील्ड और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाता है, जिससे कि पूरे भैंस पालन बिजनेस की नींव मजबूत होती है। जब बछड़े 6 से 8 महीने के हो जाते हैं तब उनको इंडोर शेल्टर से निकालकर बड़े बड़े ओपन पैस्चर्स या फिर चारागाहों में शिफ्ट किया जाता है। ये चारागाह ऐसे खेत होते हैं जहां पर भैंसे खुले एनवायरनमेंट में आजादी से घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं और रिफ्रेशिंगली नेचुरल घास चढ़ सकते हैं। ये फिजिकल मूवमेंट उनकी मांसपेशियों को और ज्यादा मजबूत बनाती है। इन चारागाहों में बड़े बड़े पानी के तालाब या आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए जाते हैं, जहां पर भैंसे दिन में कई बार जाकर नहाती हैं। पानी के संपर्क से उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है और उनकी स्किन पर परजीवी यानी कि पैरासाइट्स लगने की संभावना भी घट जाती है। साथ ही ये स्किन को हाइड्रेट और हेल्दी रखता है, जिससे कि मांस की टेक्सचर यानी कि बनावट भी बेहतर बनती है। जब भैंसे 18 से 24 महीने की उम्र पर पहुंचते हैं तब उनका वजन लगभग 400 से 600 किलोग्राम हो जाता है। तब उनको मीट प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल माना जाता है। लेकिन स्लॉटर से पहले हर भैंस की एक थरो वेटरनरी इंस्पेक्शन करी जाती है ताकि यह इंश्योर हो सके कि वो किसी गंभीर बीमारी से अफेक्टेड ना हो। हेल्थ पास से भैंसों को टैगिंग किया जाता है, जिसमें कि उनके कान पर एक यूनिक आईडी वाला टैग लगाया जाता है। ये टैग उनकी पहचान, ओरिजिन और पूरी हेल्थ हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए काम आता है। इसके बाद भैंसों को स्पेशली डिजाइन किया गया ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में स्लॉटर हाउस तक भेजते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का समय भी कम से कम रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा तनाव से मांस की क्वालिटी, टेंडरनेस और टेक्सचर पर सीधा असर पड़ता है। फैक्ट्री पहुंचने पर भैंसों को सबसे पहले क्विक बाथ दिया जाता है ताकि उनकी स्किन पर मौजूद गंदगी या फिर बैक्टीरिया हट जाए। इसके बाद स्लॉटरिंग प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर ह्यूमन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डबल रोटेटिंग नॉकिंग बॉक्स, जो कि भैंस को इंस्टेंटली स्टन कर देता है। इससे दर्द कम होता है और मांस की क्वालिटी बरकरार रहती है। स्लॉटर के बाद भैंस को अपसाइड डाउन लटकाया जाता है और स्किनिंग शुरू होती है। स्किनिंग का काम हिंड लेग से शुरू होता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड नाइव्स का इस्तेमाल होता है ताकि स्किन बिना डैमेज के निकल सके। स्किन को अलग करने के बाद इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, लंग्स और स्टमक को निकालते हैं। इन ऑर्गन्स की जांच करी जाती है ताकि कोई डिजीज ना हो। अगर ऑर्गन्स हेल्दी पाए जाते हैं तब इनको अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि पेट फूड या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए भेज देते हैं। इसके बाद कैरकस को स्पाइन के साथ 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है। फिर हाई प्रेशर क्लोरीन वाटर से इसको धोते हैं ताकि ब्लड और डेब्रिस पूरी तरीके से हट जाए। ये क्लीनिंग प्रोसेस हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की कंटामिनेशन मांस को खराब कर सकती है। क्लीनिंग के बाद कार्कैस को वे किया जाता है और फिर चिलिंग रूम में उसको भेज देते हैं। चिलिंग रूम में कार्कैस को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच 24 घंटों तक रखते हैं
ताकि मांस को एक सही फर्मनेस मिल सके। इस कंट्रोल टेम्परेचर पर चिलिंग से मांस टाइट होती है, जिससे कि बाद में डीबोनिंग का प्रोसेस आसान होता है, बल्कि इससे मांस की फ्रेशनेस भी लंबे समय तक बनी रहती है और बैक्टीरिया का ग्रोथ का खतरा लगभग 80% तक कम हो जाता है। जब 24 घंटों का चिलिंग पूरा हो जाता है, तब कारकैस को डीबोनिंग सेक्शन में ले जाते हैं, जहां पर ट्रेन्ड वर्कर्स मांस को अलग अलग कट्स में बांटते हैं, जैसे कि रिब्स, लॉइन, ब्रिस्केट और शोल्डर। हर कट को ग्राहक की जरूरतों और मार्केट डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। कुछ हाई क्वालिटी कट्स विशेष रूप से 5 स्टार होटल्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स को भेजे जाते हैं, जबकि बाकी कट्स ग्रोसरी स्टोर्स और रिटेल मार्केट्स में सप्लाई किया जाता है। अंत में हर कट को वैक्यूम सील्ड बैग्स या फिर हाइजीनिक कोरुगेटेड बॉक्सेस में पैक करते हैं, ताकि फ्रेशनेस और हाइजीन पूरी तरीके से बनी रहे। पैकेजिंग एरिया में मांस को बड़े बड़े बॉक्सेस में बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से सॉर्ट किया जाता है। हर बॉक्स पर उसकी ओरिजिन, प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरेशन डेट और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखी जाती है, ताकि ट्रैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद इन बॉक्सेस को 18 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाने वाले ब्लास्ट फ्रीजर्स या फिर प्लेट फ्रीजर्स में रखते हैं। इस अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर फ्रीजिंग का मकसद होता है मांस की फ्रेशनेस और न्यूट्रिशनल वैल्यू को लंबे समय तक सेफ रखना और इसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना। जब मांस पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, तब उसे टेम्परेचर कंट्रोल्ड रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भेजते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्वालिटी में कोई गिरावट ना आए। ये प्रोसेस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और हाइजीन दोनों को बैलेंस करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर इस मांस को सुपरमार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में सप्लाई करते हैं, जहां पर ये प्रीमियम क्वालिटी मीट तरह तरह के जायकेदार और लाजवाब व्यंजनों में बदलता है, जैसे भैंस के मांस की बिरयानी, स्टीक या फिर मसालेदार करी। भैंस का मांस भारत, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत पॉपुलर है। इसका रिच फ्लेवर और जूसी टेक्सचर इसे बीफ से अलग बनाता है। भारत में से अक्सर बिरयानी, कोरमा या निहारी जैसे डिशेस में इस्तेमाल करते हैं। वहीं इटली जैसे देशों में बफेलो मोज़रेला बनाने के लिए भैंस के दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन मीट भी हाई एंड रेस्टोरेंट्स में डिमांड में रहता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एथिकल सवाल भी उठते हैं कि लाखों भैंसों को सिर्फ मीट के लिए पालना और स्लॉटर करना क्या सही है। IUCN के अनुसार कुछ बफेलो स्पीशीज जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एंडेंजर्ड हो चुके हैं। फार्मिंग से उनकी पॉपुलेशन को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमर्शियल इंटरेस्ट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है। तो क्या हमें मीट कंजप्शन को कम करना चाहिए या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग ही इसका जवाब है? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे भैंसों को पाला जाता है, कैसे उनका मीट प्रोसेस होता है और कैसे ये आपके प्लेट तक पहुंचता है। ये प्रोसेस जितना ज्यादा साइंटिफिक है, उतना ही कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा क्रूर भी है। लेकिन अब सवाल आपके लिए है, क्या इतने बड़े पैमाने पर भैंसों को पालना और उनका मीट बेचना एथिकली सही है? क्या हमें ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग को और भी सस्टेनेबल करना चाहिए? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।